हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नर्सिंग ज्ञान। माई सेल्फ आई एम मिस्टर वैभव भोसले। तो आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी है रेलवे चलाता है, तो उसका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन भी आ गया है, दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड नंबर 04/2024। और इसका जो भी नोटिफिकेशन है ये ऐसे दिखता है आपको मैं क्लियरली दिखाऊंगा। थोड़ा जूम कर लूँगा इसको। तो इसमें क्या है आप देख सकते हो, इसमें क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। जो भी ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन है वो 17 अगस्त को है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर लिंक भेजो। तो देखो ये एप्लीकेशन जो भी ओपन होगा वो 17 को है। उसके बाद में जो भी आता है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ये 16 सितंबर को है। तो 16 सितंबर मतलब एग्जैक्टली एक महीने का उन्होंने टाइम दिया है। तो उसके बाद डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट मॉडिफिकेशन फ़ी, प्लीज़ नोट डिटेल इन क्रिएट अकाउंट फॉर्म चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो जो भी मॉडिफिकेशन है वो 17/9 से लेकर 26 तक आप कर सकते हो। 26 सितंबर के बाद आपको मॉडिफिकेशन करने नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी एप्लीकेशंस आर invited for eligible candidate following the mentioned table below, application can complete in respect to online latest by 23:59 hours। मतलब ये जो भी है ऑनलाइन फॉर्म आप 17 अगस्त से भर सकते हो और 16 तक रात को 11 बजे तक भर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे पोस्ट है, उन्होंने पहले इधर सीरियल नंबर दिया है। सीरियल नंबर के बाद उन्होंने दिया है पोस्ट का, उसके बाद में कौन सा आपको पे मिलेगा, इनिशियल पे कितना रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा आपका। तो उसके बाद एज इन ईयर्स दिया है और टोटल आरआरबी के वैकेंसी कितने हैं। तो डाइटिशियन है, नर्सिंग सुपरडेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग सुपरडेंट जो भी नर्सिंग कैडर के लिए, ऑडियोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डेंटल हाइजीन, डेंटल टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर जो कि हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर आजकल बहुत नाम आ रहा है उसका, लेबोरेटरी सुपरडेंट, परफ्यूजनिस्ट है, बहुत सारे लोग आजकल कार्डियक परफ्यूजनिस्ट करके काम करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है, कैथ लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 और फील्ड वर्कर। तो इतने सारे पोस्ट है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 नंबर वाला, दैट इज़ रिलेटेड टू नर्सिंग सुपरडेंट। तो नर्सिंग सुपरडेंट बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर ये नर्सिंग सुपरडेंट का पोस्ट के लिए बुलाया, लेकिन इसमें नर्सिंग ऑफिसर का कुछ भी रोल नहीं है। मैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा। जो भी नॉर्मल स्टेट में आपके स्टेट लेवल में कैडर है और आरआरबी का जो नोमेनक्लेचर है उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। जो भी नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स है तो उसको ही आरआरबी के नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं, नर्सिंग सुपरडेंट बोलते हैं। नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स को ही आरआरबी नोमेनक्लेचर में उसको नर्सिंग सुपरडेंट बोलते हैं। इन सिंपल टर्म ये स्टाफ नर्स का ही एक पोस्ट है। तो उसके बाद आरआरबी में जो भी सीनियर नर्सिंग सुपरडेंट रहता है, सीनियर नर्सिंग सुपरडेंट अगर हम बोलते हैं ना सीनियर नर्स को हम क्या बोलते हैं आरआरबी में, सीनियर नर्सिंग सुपरडेंट। उसके बाद उनका आता है चीफ मैट्रन और लास्ट को उनका पोस्ट आता है चीफ नर्सिंग ऑफिसर करके आता है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर मतलब इट इज इक्वल टू मैट्रन पोस्ट। तो इन सिंपल आपको समझना है, नर्सिंग सुपरडेंट को ही स्टाफ नर्स को ही आरआरबी में नर्सिंग सुपरडेंट बोलते हैं। तो ये स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसीज़ है। तो आप देख सकते हो वैकेंसीज 713 है, टोटल 713 मतलब ह्यूज वैकेंसीज है। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने क्लियरली दिया है, वो भी आप पढ़ लो कौन से आरआरबी के फेजेस को कौन से कितना वैकेंसीज है। लाइक मुंबई को कितना है, कलकत्ता को स्टेट वाइज उन्होंने वैकेंसी दिया है। उसके बाद हम थोड़ा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड पढ़ लेंगे। प्लीज़ रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन CEN थ्रू बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन, जो भी है वो पढ़ लो। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द प्रोसेस फुलफिल सब्सक्राइब एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट बिफोर क्लोजिंग द डेट सबमिटिंग द एप्लीकेशन इन दिस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। जो भी है वो अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद जो भी कैटेगरी के एलिजिबल होते हैं वो कैटेगरी के रिलेटेड पूरा क्लियरली पढ़ लो। उसके बाद मेडिकल फिटनेस ज़रूरी है, एज लिमिट एक
2025 के हिसाब से जो भी एज ओपन SC ST OBC को बैठता है उसके हिसाब से आप कर लो। बाकी के जो भी इम्पोर्टेंट ऑनलाइन है, ऑनलाइन के रिलेटेड भी इधर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, तो वो भी आप पढ़ लो। उसके बाद आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा मैं। ऑथेंटिक एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अपडेट्स कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सी RRB वेबसाइट लिस्टेड इन पैरा 14F बिवेयर ऑफ फेक वेबसाइट्स। ओके, तो ये भी इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लो। तो जनरल इंस्ट्रक्शन से थोड़े वो भी आप पढ़ सकते हो कि RRB में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सब आ जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है वो देखेंगे हम। मेन इम्पोर्टेंट है जो भी नेशनैलिटी है वो नेशनैलिटी के रिलेटेड पढ़ लो। उसके बाद में एज रिलेटेड उन्होंने क्लियरली इधर दिया है कितना अपर एज चाहिए, कितना लोअर एज चाहिए, और कौन से पर्टिकुलर एज को कितना कितना एज रिलैक्सेशन है वो भी उन्होंने क्लियरली दिया है। देखो इधर SC ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन। उसके बाद PWD उनको ऑलमोस्ट 3, 6, 8, 10, 13, 15 ईयर तक रिलैक्सेशन है। UR और EWS को 40 है, OBC 43, SC ST 45। तो ये सारे चीज़ उन्होंने क्लियरली इधर मेंशन किया है, तो वो सारी चीज़ आप क्लियरली एक बार पढ़ लो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो भी है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फ़ीस कितना है और कौन से ग्रुप्स को कितना कितना फ़ीस है ना। 500 उन्होंने क्लियरली दिया है इधर, 500 रुपीज़ है फॉर ऑल कैंडिडेट्स, और जो भी SC ST एक्स सर्विस फीमेल ट्रांसजेंडर है उनको 250 रुपीज़ है। मोड्स ऑफ पेमेंट दिया है। उसके बाद में रिसेंटली जो भी नोटिफिकेशन है वर्टिकल रिजर्वेशन से उसके रिलेटेड भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लो, मैं उतना इन डिटेल नहीं जाऊँगा। तो जो भी नॉर्मलाइजेशन रेशियो है उसका भी कैलकुलेशन दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा रहेगा, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो एक बार। और लिस्ट ऑफ RRB वेबसाइट्स कितने भी है ना, अहमदाबाद का अलग, चेन्नई का अलग, मुजफ्फर का अलग, ऐसा दिया है। सेंट्रल RRB में भी आप जाके देख सकते हो। उसके बाद में उन्होंने सेंट्रल गाइडलाइंस दिया है कैसे सबमिट करना है, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, इनवैलिड और रिजेक्टेड एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू कॉल लेटर, ये सब इन्फो उन्होंने दिया है। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्मेट में चाहिए, और हर एक सर्टिफिकेट उन्होंने लास्ट में दिया है, लाइक SC ST OBC NT डिसेबिलिटी हैंडीकैप का फॉर्मेट जो भी RRB ने दिया है वैसे ही फॉर्मेट में आपको फिल करना है। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, मिसलेनियस जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है वो भी उन्होंने उसमें दिया है। और जो भी स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट में उन्होंने दिया है क्लियरली कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिजर्वेशन के लिए क्या क्या रहेगा वो भी उन्होंने दिया है, जनरल के लिए क्या, फिर RRB के जो भी जोन्स है वो कौन से है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन कौन से, डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या लगेगा, वो सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्लियरली इधर मेंशन किया है। और इधर आप देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं सिर्फ नर्सिंग की रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ूंगा इधर। तो नर्सिंग सुपरडेंट मतलब ये स्टाफ नर्स का ही एक पोस्ट है, लेवल 7 मतलब 7th का पे बैंड रहेगा। और पे कितना, बेसिक ही उनका 44,900 है, तो ऑलमोस्ट 80,000 तक सैलरी लगेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इनका C1 है, लोअर एज है 20, और अपर एज जो भी है तो अपर एज वेरी करेगा, डिपेंड्स अपॉन रिजर्वेशन। और उसके बाद में आता है सूटेबिलिटी बेंचमार्क आता है, तो VI के लिए नहीं है, H1 HI के लिए नहीं है, LD के लिए है, OD के लिए नहीं है, MD के लिए भी नहीं है। उसके बाद में जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं नर्सिंग सुपरडेंट करके, तो उनके लिए सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ हैविंग पास्ड 3 years ऑफ कोर्स इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम स्कूल ऑफ नर्सिंग, मतलब जिन्होंने भी 3 ईयर का GNM किया है वो, और अदर इंस्टीट्यूशन recognized by Indian Nursing Council or BSc Nursing. Note the Nursing Council has also
also laid down certain special concession for above courses in respect to auxiliary nurse midwife, B grade nurses and reduced course period etc. candidate obtaining qualification prescribed above this concession will also be eligible for the recruitment. मतलब जो भी GNA में BSc है और जिनको जिनको मतलब INC ने कंसेशन दे के एलिजिबल किए है वो सब ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है. तो बाकी के जो भी कोर्सेस है वो आप पढ़ लो, उन्होंने क्लियरली दिया एलिजिबिलिटी में और कौन से एरिया में. फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में नर्सिंग सुपरडेंट के वैकेंसीज डिपेंड्स अपॉन कैटेगरी कितने हैं वो उन्होंने दिया है. उसमें मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र का पढ़ लूँगा मैं. आई थिंक महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है. आप देख सकते हो नर्सिंग सुपरडेंट का लास्ट में है ऑलमोस्ट 119 जो भी पोस्ट है, सॉरी 190 नहीं 41 + 26 मतलब ऑलमोस्ट कितने में 67 पोस्ट, ऑलमोस्ट 67 पोस्ट उन्होंने महाराष्ट्र के लिए दिया है. तो 67 पोस्ट है, ह्यूज पोस्ट है. तो स्टडी कीजिए जो भी UR है उसके लिए कितना है, मतलब ये सिर्फ UR के लिए है 67 पोस्ट. उसके बाद बाकी के लिए भी रिजर्वेशन से आप देख सकते हो SC ST OBC EWS टोटल उन्होंने 84 + 49 मतलब नियरली 135 सीट्स है अपने. तो उसके रिलेटेड आप पर्टिकुलरली देख सकते हो, कोई भी जोन में आप अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद में सिलेबस भी दिया है, सिलेबस रिलेटेड मैं एक बार पढ़ लूँगा रिलेटेड टू नर्सिंग सुपरडेंट. इधर देखो नर्सिंग सुपरडेंट करके क्लियरली दिया है. नर्सिंग सुपरडेंट में हम थोड़ा इस साइड में आके अपना सिलेबस भी देख लेंगे. सिलेबस में उन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, जो भी BSc नर्सिंग का सिलेबस है, पीडियाट्रिक है, मेंटल हेल्थ है, मिडवाइफरी है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिसर्च स्टैट, मतलब जो भी BSc नर्सिंग का एक सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस उन्होंने दिया है. इसके पहले ज़्यादातर यूजुअली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत आते थे, लाइक आप एनालॉग बोलो या कोई भी मैथमेटिकल का एक न्यूमेरिकल बोलो क्वेश्चंस आते थे. तो अभी उन्होंने क्लियरली नर्सिंग रिलेटेड सिलेबस दिया है और ऑल कॉमन फॉर ऑल पोस्ट. जनरल अर्थमेटिक उनको रहेगा सबके लिए, मतलब नर्सिंग का तो रहेगा ही जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस. उसके साथ मतलब जो भी पर्टिकुलर एक पोस्ट है उसका तो सिलेबस रहेगा, उसके साथ साथ ये भी सिलेबस आपको स्टडी करना होगा. तो इधर बाकी के फॉर्मेट्स दिए उन्होंने, फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, फॉर OBC, देन डिक्लेरेशन का एक फॉर्म है. उसके बाद में इनकम एंड असेट जिनको भी चाहिए, इनकम ऑफ EBC डिक्लेरेशन उसका. उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी अंडर मल्टीपल डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी फॉर्म नंबर 7 और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग स्क्राइब मतलब जो भी सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी रहता है उनके लिए है ये. उसके बाद डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय एक्स सर्विसमैन. तो ये सारे इसमें क्लियरली दिया है. तो ये सारा आपका एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड डिटेल है. तो आप भी और एक बार जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ लो और 17 के बाद आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो. तो उसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो. और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच. अगर आपको कुछ भी लगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझाए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. थैंक यू.